चलिए, आज हम एक नया द्रव्य देखेंगे जिसका नाम है टंकड़ भस्म। नोट करिए जरा, टंकड़ भस्म क्या है और टंकड़ भस्म क्या काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। टंकड़ भस्म बहुत सारे रोगों में काम करता है, लेकिन प्रभावी रूप से जिन जिन चीज़ों में काम करता होगा, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, तो उस तरह से आप इसको कर लेना। नोट करिए जरा, जो टंकड़ भस्म है वो कटु है, कटु रस है, उष्ण वीर्य है, तीक्ष्ण गुण है। कटु, उष्ण, तीक्ष्ण। तो खुद कल्पना करो कि किस दोष के ऊपर यह काम करेगा। यह रुक्ष है, यह सारक है। रुक्ष है, सारक यानी खिसकाने वाला। कब पे काम करेगा गुरुजी? कफ। तो यह सारक है, तीक्ष्ण है। तो अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कफ को प्रकोपित करने वाला क्या है, बताइए जरा। कोई कौन सा गुण, रस गुण है वो कफ को प्रकोपित करता है? सर उष्ण स्निग्ध। हाँ, ये कफ को प्रकोपित करता है। यह जो उष्ण है, रुक्ष है, तो यह क्या करेगा? कफ को जितना हो सकता है वो सुखाएगा। उसके जो मोटे मोटे उसके जो जैसे कफ है, तो रुक्ष जो गुण होता है वह अक्सर क्या करता है ना, कफ के जो गुरु मंद आदि गुण है, उस गुण के परमाणुओं को क्या करता है? छिन्न भिन्न कर देता है रुक्ष गुण। उष्ण है तो पिघला देगा, कटु है तो पिघला देगा, तीक्ष्ण है तो उसमें पूरा उसको पतला कर देगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? टंकड़ भस्म फाइनली कफ के परमाणुओं को पतला करने वाला है, और सारक गुण है तो पतला करके उसको बहाने वाला, मतलब बाहर निकालने वाला है। तो जब हम रस गुण वीर्य विपाक, जब हमने इसके सूत्र को समझ लिया, तो अब समझने में कोई देरी होना नहीं है कि यह कफ के उन अवस्थाओं में जहां शरीर में कफ बढ़ रहा है, और जहां कहीं भी टंकड़ भस्म का प्रयोग किया जाएगा, वहां जरूर ये समझना कि या भैया कफ के उन गुरु स्निग्ध पिछला चिपचिपा वाला जो व्यवस्था है कफ में, उसके ऊपर ये सामक काम करेगा, उसको पतला करेगा, उसको द्रवीभूत करेगा, पिघलाएगा। और सारक होने से वो यूरिन से, मल द्वार से, शरीर पसीना के माध्यम से, और मुंह, नाक, कान, आंख, हर जगह से वो बाहर की ओर निकालने का प्रयास करेगा। टंकड़ भस्म ज्यादातर आप नोट करिए जरा, किन किन रोगों में दिया जा सकता है, किस तरह से देंगे, वो जब भी कभी हम टंकड़ भस्म की चर्चा करेंगे तो वहां समझ लेना कि टंकड़ भस्म का गुण क्या है। किसी भी रोग में आप जब कोई दवाई दे रहे हो, तो वो दवाई अपने गुणों से ही काम करना है, उसमें गुणों से काम करना है। तो देखिए जरा, पहले नंबर में ये सबसे बड़ा काम करेगा कास, कास यानी खांसी में। अब जब ये कास में काम करेगा, खांसी में, तो हमें संप्राप्ति क्या समझ में आएगा कि जो कफ है उसके घनत्व, यानी उसके उसके अंदर गुरु आदि ये गुण जब बढ़ जाएगा, बढ़ने से प्राण और उदान वायु को अगर वो व्यवधान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं टंकड़ भस्म देना चाहिए, क्योंकि रुक्ष आदि गुणों को बढ़ाएगा। इसका मतलब है वायु को बढ़ाएगा, कफ को भी पतला कर रहा है, वायु को भी बढ़ा रहा है, पतला भी कर रहा है, उसको बाहर निकालने का भी प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जहां आपको लगता है कि आदमी खांस रहा है और उसके छाती में भारीपन है, बलगम ज्यादा बना हुआ है, इसका मतलब है टंकड़ भस्म देना चाहिए। लेकिन खांसी दो प्रकार का होता है ना सामान्य रूप से, एक तो सूखी खांसी है और एक बलगमी खांसी है।
तो क्या सूखी खांसी में दे दे इसको? सामान्य रूप से तो नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे हमने उस दिन कहा था ना कि जो चावल है कफ को बढ़ाता है, गुरु है, लेकिन संस्कार करने से चावल में वह गुरुपन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी द्रव्य तो वही है। इसीलिए देखो आयुर्वेदिक जो पुराने वैद्य लोग क्या करते हैं, कोई सॉलिड दवाई बनाएंगे, एक ही दवाई। जैसे सॉलिड में एक दवाई आता है, आप लोग इसको नोट कर लो, हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत। ये 3 दवाई बनाएंगे और दुनिया के किसी भी प्रकार के रोग में वो इसका प्रयोग कर देंगे। कैसे करेंगे? अनुपान बदल के। किसके साथ ये दवाई दिया जाना चाहिए? दोष देखा, अवस्था देखा, उद्भव स्थान क्या है, संचारी स्थान में दोष है, उद्भव स्थान में है, प्रकोप अवस्था में है, किस अवस्था में, उसको देख करके अवस्थानुसार वो दवाई उन उन जड़ी बूटियों के काढ़ा या किन्हीं दूसरी चीजों के साथ मिला करके दे देंगे। दूध से देना है, पानी से देना है, शहद से देना है, घी से देना है, तो ये अनुपान बोलते हैं इसको। तो रुक्ष तो है, लेकिन अगर इसको मिश्री के साथ मिला के दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मिश्री स्निग्ध मधुर है, तो मधुर स्निग्ध वायु के ऊपर काम करेगा, और सारक गुण है टंकड़ में, तो मिश्री के साथ अगर हम टंकड़ दे देंगे तो यह सूखी खांसी में भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मिश्री जो है वो मधुर है, स्निग्ध है, तो वायु को जीतने वाला गुण है। थोड़ा टंकड़ और थोड़ा ज्यादा मिश्री। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बलगमी खांसी है, तो टंकड़ को शहद में मिला करके दे दो, तो शहद भी रुक्ष, टंकड़ भी रुक्ष। शहद योगवाही टंकड़ के गुणों को बढ़ा देगा। तो ये सब चीज हम खैर सीखेंगे बाद में। अभी आपको मैं ये सारी चीज इसलिए बताया टंकड़ भस्म के संदर्भ में, कि टंकड़ भस्म में कोई एक गुण है जो कफ के उन उन गुणों के विपरीत काम करता है, वहां काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वायु के ऊपर काम नहीं करता। तो पहले नंबर में कास, दूसरे में है एस्थमा यानी श्वास, तीसरे में है हृदय रोग, चौथे में है हमारे अग्न्याशय, सॉरी हमारे लीवर, लीवर से संबंधित समस्या। कास, श्वास, हृदय और लीवर, इन 4 चीजों को ख्याल रखना है। यहां पर टंकड़ ने अपना असर दिखाना है। यह टंकड़ भस्म आमाशय उत्तेजक है। क्या है? आमाशय उत्तेजक। आमाशय, आमाशय में जितने भी जो ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन के जो कार्य, जो काम है, उन कामों को उत्तेजना देना, उत्तेजक इजिकल टू उसको उत्तेजना देना, उसको जबरदस्ती फटाफट काम में लगा देना, उस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजक। उत्तेजक दवाइयां, जहां जैसे कुटकी है, तो कुटकी जो है लीवर को स्पेशली उत्तेजन करता है। दूसरे नंबर में टंकड़ भस्म जो है, जहां आमाशय को उत्तेजना करता है, वहां गर्भाशय का संकोचन भी करता है। संकोचक, गर्भाशय संकोचक। उसके बावजूद ये गर्भाशय को संकोचन तो करता है, बावजूद ये आर्त प्रवृत्ति को बढ़ाता है। यानी किसी लेडीज में पीरियड्स और उसमें ब्लीडिंग अगर ज्यादा होती है, तो यह उस ब्लीडिंग की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है कि जिसको पीरियड्स प्रॉपर खुल करके नहीं आता, ऐसे स्त्रियों में हम टंकड़ भस्म दे सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स का खुल के न आना इजिकल टू आर्तव उदावर्त हो सकता है। आमाशय में ही रस धातु के माध्यम से आर्तव का निर्माण होता है।
तो फाइनली क्या हो गया, आमाशय उत्तेजक है, यानी आमाशय ही तो आर्तव का निर्माण स्थान है। वहीं से मासिक धर्म से उत्पन्न बाहर निकलने वाला जो रक्त है वो वहीं से तैयार होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आमाशय को उत्तेजना देता है। इसका मतलब उस आर्त निर्माण की प्रक्रियाओं को भी बढ़ाएगा, यानी ये क्या, लेकिन ये गर्भाशय को सब कुछ। देखे तो राजू दी कुड़ी इसलिए। एक सेकंड सर, थोड़ा सा ऑडियो को बंद करिए। दूसरे नंबर में टंकड़ भस्म का एक और स्पेसिफिक काम है व्रण प्रक्षालन योग्य। व्रण प्रक्षालन, कहीं पर भी घाव है, मवाद निकल रहा है, आपके सामने पेशेंट आ गया, घाव है, मवाद निकल रहा है, ड्रेसिंग करना है, तो क्या डालें? तो कई प्रकार के एलोपैथिक दवाइयां वो लोग डालेंगे, हम तो क्या डालेंगे, टंकड़ डालेंगे। फिटकरी भी डाल सकते हैं, फिटकरी भी प्रक्षालन करने वाला है। तो टंकड़ भस्म क्या है, व्रण प्रक्षालन योग्य, लिखिए जरा। और गर्भाशय मुख वृद्धि कारक, गर्भाशय मुख वृद्धि कारक, जब पीरियड्स प्रेगनेंसी के टाइम में किसी स्त्री का बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो टंकड़ भस्म उचित अवस्थानुसार अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये गर्भाशय के मुंह की वृद्धि कर देगा। सुनील जी आपके ऑडियो ओपन है अभी, इसको म्यूट रखिएगा। आप सबसे पहले नंबर में इसके फॉर्मूला लिखिए जो जबरदस्त काम करता है, लिखिए जरा, कफ को पतला करने वाला फॉर्मूला, कफ को पतला करने वाला फॉर्मूला लिखिए। टंकड़ भस्म कफ पतला करना है, मतलब किसी के ना छाती में, गले में कफ जमा हुआ है और उससे हार्ट अटैक आने वाला है, या मतलब कुछ भी होने वाला है, उसको छाती में बलगम रेशा ज्यादा जम गया ऐसा बोलते हैं ना, उसके वजह से दिक्कत आ रही है। अस्थमा वालों के लिए कितना दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उसको काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, आपके तुलसी के पत्ते, दुनिया भर की चीजें डाल करके कूट पीस करके उसको दे देते हैं, तो वो गर्म होता है बहुत ज्यादा और वो पिघलाता है। तो उसी प्रकार से, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर टंकड़ भस्म कॉम्बिनेशन लिखिए। टंकड़ भस्म कायफल त्रिकटु और बासा नाम का एक वनस्पति है, उसका क्षार और जवाखार, बासा नाम के वनस्पति का क्षार और जवाखार, इनको आप बरोबर ले लीजिएगा। टंकड़ कायफल बरोबर भी क्यों, कम से कम भी 125 या 225 mg तक टंकड़ ले लो, 300 mg कायफल, 300 mg त्रिकटु और 225 mg वासा और 225 mg जवाखार। टोटल कितना हो गया, हिसाब लगाओ। टंकड़ भस्म कम से कम भी 225 mg से ज्यादा नहीं डालना। टंकड़ भस्म, कायफल, त्रिकटु, वासा। गुरुजी मात्रा मात्रा एक बार वापस बोल दीजिए ना। टंकड़ भस्म 225 mg, कायफल कम से कम 300 mg, त्रिकटु 300 mg, वासाक्षार 200 mg लगभग, और जवाखार भी 200 mg, या इसको नीचे ऊपर अवस्थानुसार रोगी की अवस्था के हिसाब से नीचे ऊपर कर सकते हैं। गुरुजी mg मतलब ग्राम में कितना कहेंगे? mg मतलब कि 1000 mg का 1 ग्राम होता है। इसको हम रत्ती बोलते हैं। 125 mg बराबर एक गुंजा या एक रत्ती होता है, तो वो रत्ती के हिसाब से। टंकड़ भस्म 2 रत्ती से ज्यादा नहीं देना है, बस। बन गई बात, कफ को पतला करने वाला मैं देता हूं, इसीलिए मैंने आपको बताया। हालांकि टंकड़ भस्म का बहुत सारी चीजों में, ज्यादातर आप देखोगे टंकड़ भस्म जिसको खांसी हो रहा है, अस्थमा है, वहां पर दिया जाता है। टंकड़ भस्म गर्म है, बलगम को पतला करता है। जब हम किसी व्यक्ति की अवस्था को देखते हैं तो हमें, जब हम दवाई दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दवाई, अच्छा एक दूसरी बात है, जब हम बहुत सारे दवाइयां डालते हैं ना अलग अलग, तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये दवाई तो ये करेगा, वो दवाई क्या करेगा।
और ये दोनों दवाई का आपस में इनका जो गुण है, जैसे मान लो कि श्रृंग भस्म श्रृंग भस्म जो है बलगम को सुखाता है। हालांकि रुक्ष तो श्रृंग भी है और रुक्ष टंकड़ भी है। देखो जरा, रुक्ष होने के बावजूद भी श्रृंग भस्म सुना है नाम आप लोगों ने? श्रृंग इज इक्वल टू हिरण का सींग से तैयार होता है। अब देखो, श्रृंग भस्म भी गर्म है, श्रृंग भस्म भी रुक्ष है, लेकिन श्रृंग भस्म का नेचर कैसा है? बलगम को सुखाने वाला है, गर्म है। और टंकड़ भस्म का नेचर कैसा है? बलगम को पिघलाने वाला, वो भी रुक्ष उष्ण है। भाई ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास एक रोगी आ गया, अब रोगी को हो रहा है खांसी, उसको आ रहा है बलगम, बलगम आने से उसको दिक्कतें बढ़ रही है। अब उसमें अब कई बार क्या होता है ना, पेशेंट की ऐसी, क्योंकि वो पेशेंट आपके पास जैसे उसमें दिक्कत बढ़ गई और वैसे ही वो पेशेंट आपके पास आया कुछ ही दिन के अंदर में, ऐसा तो है नहीं। वो वहां भी जाएगा, दुनिया भर की चीजें करेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। अभी एक मेरे पास पेशेंट अभी 1 महीने पहले आए थे। उनको क्या है? हार्ट में स्टेंट पड़ा हुआ है, वृद्ध शरीर है, बलगम बढ़ा हुआ है। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये वो कंडीशन है जहां पर जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने अनुभव से आप कुछ कर पाओगे। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। मतलब एक पेशेंट है, उसको एस्थमा है और बलगम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वृद्ध शरीर है और हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी उसको स्टेंट डला हुआ है, कई सारे ऐसे दिक्कत है। अब वहां पर दोनों ही चिकित्सा, अब आयुर्वेद क्या बोलता है? कफ केतु विरेचना। मतलब जब एस्थमा होती है ना, सॉरी, तमकेतु विरेचनम। तमक श्वास अगर किसी को हो, यानी श्वास रोग हो, तो उस श्वास रोग में विरेचन दिया जाना चाहिए। विरेचन, उसमें हमें एक कंडीशन ध्यान देना होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है क्या, अगर हाँ तो विरेचन दो, बस्ती दो, ये दोनों चीजें हैं। बस्ती देने से नहीं हो रहा है तो विरेचन दो। अब उसको बलगम सुखाने के लिए, अब पेशेंट तो बोलेगा सर ये बस्ती बस्ती दिए जा रहे हो, एनीमा दे रहे हो, इससे कुछ नहीं होना, क्योंकि वो तो उसकी गरिमा को समझेगा नहीं। वो कहेगा सर डायरेक्टली ऐसे कोई दवाई दे दो जिससे कि मेरा ये हो जाए। अब वहां पर आप बलगम को पिघलाने वाली दवाई दोगे तो वो बलगम ज्यादा पिघलेगा। पिघलेगा तो क्या हो जाएगा? उसके जो लंग्स है वहां पर कफ क्या हो जाएगा? प्रकोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकोपित हो जाएगा। प्रकोपित होने से बलगम का मात्रा ज्यादा होगा। पहले हमारे शरीर में जो उदान और प्राणवायु बने हुए बिगड़े हुए बलगम को उसके दीवारों में, प्राणवाह स्रोतस के दीवारों में सुखाने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, ताकि वायु के रास्ता सही रहे। ध्यान से सुनना। लेकिन रह रह करके वो जो बलगम जो है वो आमने सामने आकर के प्राणवायु के गति को रोकता है। ठीक है? जैसे ही हम टंकड़ उसको देंगे तो टंकड़ देने से क्या होगा? टंकड़ देने से प्राणवाह स्रोतस में जम के बैठा हुआ और वायु ने जो उसको मैनेज करके एक तरह के रास्ता तैयार किया था, वो सारा टंकड़ भस्म उसको क्या कर देगा? पिघला देगा। पिघलने से पूरा स्रोतस बंद हो जाएगा, पूरा भर जाएगा ना। तब रोगी बोलेगा ये तो उल्टा हो गया, डॉक्टर ने डॉक्टर ने उल्टा दवाई दे दिया। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उसका बलगम स्रोतस से कोष्ठ में आ गया, हम ये मानेंगे। क्या मानेंगे? पूरा उसको हो रहा है ना जी, बलगम उसका भर गया, बार बार थूक कर रहा है, बार बार उसको बलगम बाहर जा रहा है, बलगम निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो बलगम है, दूषित बलगम, दूषित जो कफ के परमाणु है, वो स्रोतसों से, क्योंकि सारक गुण है, तो स्रोतसों से कोष्ठ में आ गया। कोष्ठ में आया तो क्या हो जाएगा? उसको दिक्कतें बढ़ेगी। अब क्या करना चाहिए? तुरंत एक बमन उसको दे दो। बलगम आ गया, पूरा भर गया, यानी घड़ा भर गया यहाँ के सारा। अब क्या करे? घड़े को उल्टा कर दो।
सारा बलगम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर एक बमन दोगे तो देखोगे कितना गंदा, हरा पीला काला नीला सब प्रकार के वो बलगम जो है वो आपको दिखेगा बाहर। रोगी को बहुत आराम मिलेगा। लेकिन बमन हम कहाँ नहीं दे सकते, एक तो वृद्धावस्था हो, क्षीण शरीर हो, उत्क्लिष्ट, आपने टंकड़ देकर के उसको उत्क्लिष्ट तो किया है ना। जैसे हमने कहा था ना कि बमन कहाँ नहीं देना, अनुत्कृष्ट अवस्था में बमन नहीं देना। तो टंकड़ दे करके, क्योंकि टंकड़ देना जरूरी था, क्योंकि आप कुछ भी दवाई दोगे उस पेशेंट में, वो या तो वो उत्कृष्ट करेगा या तो उसको सुखा देगा। क्योंकि मैं ना कई पेशेंट के ऊपर ये काम कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पूरा इसके ऊपर ना अनुभव हो चुका है। पहले मैंने एक पेशेंट को सुखाने वाली पुष्कर मूल जैसे ऐसे दवाइयां दे दी। सुखाने वाली दवाई क्या करेगा, उसको और सुखा देगा। सूखने से क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर उसके नेगेटिव प्रभाव होगा, पंपिंग होना बंद हो जाएगा। क्योंकि प्राणवाह स्रोतस का उद्गम स्थान कहाँ है, हृदय है ना। हृदय से ही तो प्राण वायु उद्गम हो रहा है। और आपने सारा बलगम ही अगर उस तरह की दवाई दे दिया, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब है पिघल करके वोमिटिंग टेंडेंसी होना, वोमिटिंग टेंडेंसी। उत्कृष्ट यानी बाहर आने को तैयार होना। उत्कृष्ट जैसे किसी आदमी को, जैसे आप किसी को बमन कराने के लिए आप करते हो, मदन फल पिपली देते हो, तो वो रोगी को एकदम कैसा होता है, वमन आने जैसा फील नहीं होता। तो ये क्या हो गया, उत्क्लेशित हो गया। और अनुत्कृष्ट का मतलब है वमन आ नहीं रहा है, यानी वो उछाल नहीं मार रहा है, क्या कहूँ, उत्कृष्ट नहीं हो रहा है। तो श्रृंगाभस्म भी, मतलब कुल मिला करके ये इन सिद्धांतों के ऊपर थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। इसीलिए बताया गया है हृदय रोगी, वृद्धावस्था, रोग की मतलब कि बहुत पुराना पुराना रोग ऐसा है तो श्वास रोग असाध्य है, चिकित्सा करने में उसमें मुश्किल होगा। क्योंकि इधर करोगे तो इधर गड़बड़ हो जाएगा, उस बलगम को सुखाने की दवाई दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाहर निकालने वाली दवाई दे दोगे पिघलाने वाली तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक ही चीज बचता है, तमकेतु विरेचनम। फिर उसमें आप विरेचन दे दो। विरेचन क्या करेगा, धीरे धीरे उसका मोशन होता रहेगा। या तो बस्ती दे दो, एनीमा, एनीमा से क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो कफ है धीरे 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 करके नीचे की ओर गति करना शुरू होगा, धीरे धीरे वो होगा। और उसके बाद उसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, हमने महाकषाय में पढ़ा था। बताइए जरा, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, कौन कौन से महाकषाय बताया था मैंने, करुणा जी को पता है? सर बल्लिया है महाकषाय। तो ये क्या करता है, इम्यूनोमोडुलेटर है। तो टंकड़ भस्म का एक योग मैंने बताया, कफ फतला। दूसरे नंबर में उदर रोग में अगर विरेचन देना हो तो, मतलब किसी का पेट में पानी जम गया, बोलते हैं जिनको हम एसाइटिस बोलते हैं ना, एसाइटिस, जलोदर बोलते हैं जिसको। और ये कितना डेंजर रोग है, देखो फेफड़े में पानी भर गया, कैंसर तक हो जाता है बाद में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, विरेचन करना जरूरी होता है। तो विरेचन के लिए आप लिखिए 220 ग्राम सुहागा, यहाँ पर टंकड़ नहीं लेना है, सुहागा लेना है। और कुछ लोग यहाँ टंकड़ बोलते हैं, आप बेशक 220 mg टंकड़ भस्म लिखो जरा, टंकड़ भस्म 220 mg टंकड़ भस्म, 220 mg त्रिकटु, और 480 mg जमाल गोटा, शुद्ध जमाल गोटा। टंकड़ भस्म 220 mg, त्रिकटु 220 mg और जमाल गोटा 480 mg। जमाल गोटा पता है, जो लूज मोशन कराता है, या कोई लूज मोशन करने वाली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में टंकड़ भस्म और त्रिकटु डाल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टंकड़ भस्म, जो टंकड़ भस्म है उस
वह टंकड़ भस्म सुहागा से तैयार होता है। इसको सुहागा फुला बोलते हैं। चलिए जरा निकाल